फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नवाइज। इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में। ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से हमारे कंट्री इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था साइमन कमीशन के बारे में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। वो दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और उसमें आप समझ पाएंगे कि साइमन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का क्या इंपॉर्टेंस है इन इंडियन पॉलिटी एंड द इंडियन हिस्ट्री। तो चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है जब पास हुआ तो उस समय फरवरी 20, 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली और उन्होंने अनाउंस किया कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बाय जून 30, 1948। अब जैसे ही इंडियन इंडिपेंडेंस की बात हुई तो उस समय जो मुस्लिम लीग जो थी इंडिया में, इसने अपना जो एजिटेशन है, अपना जो प्रोटेस्ट है, इसको काफी ज्यादा बढ़ाया क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो ये चाहती थी कि जो कंट्री है उसका पार्टीशन हो, जिस एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी रहते हैं वो एरिया जो है पाकिस्तान बनना चाहिए। उसके बाद जून 3, 1947 को जो लॉर्ड माउंट बैटन होते हैं, लॉर्ड माउंट बैटन जो थे ये वायसराय थे उस समय हमारे कंट्री के, तो लॉर्ड माउंट बैटन जो है वो एक प्लान लाते हैं और उस प्लान को बोलते हैं माउंट बैटन प्लान, जिसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश इंडिया है उसका पार्टीशन होता है डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए अब कुछ हम इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं एक्ट के। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था उसने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन नेशन बनेगा फ्रॉम अगस्त ऑफ 15, 1947। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? सॉवरेन का मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जिसके ऊपर कोई और हायर पावर या हायर अथॉरिटी नहीं है। तो जब तक इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर में था तब तक इंडिया के ऊपर एक हायर अथॉरिटी थी, दैट इज द ब्रिटिश रूल। लेकिन जो अगस्त 15, 1947 के बाद जब कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो कंट्री के ऊपर कोई हायर पावर नहीं होगा। इस एक्ट ने यह प्रोवाइड किया कि जो इंडिया है उसका पार्टीशन होगा, दैट इंडिया इज पार्टीशन एंड इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। 2 नए डोमिनियन बनेंगे, एक जो होगा हमारा इंडिया और दूसरा होगा पाकिस्तान। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ द वायसराय। वायसराय का जो ऑफिस था एक हाईएस्ट ऑफिस था। इस हाईएस्ट ऑफिस का जो क्रिएशन हुआ था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से हुआ था। हमारे जो फर्स्ट वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो क्योंकि अब ब्रिटिशर्स का रूल खत्म होने वाला था तो इस एक्ट से जो वायसराय का जो ऑफिस था उसको एबॉलिश कर दिया गया एंड इट प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल। हर एक डोमिनियन के लिए, दैट इज फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड फॉर द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, एक गवर्नर जनरल का प्रोविजन किया गया। दोनों ही कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब हमारी कंट्री को छोड़ के जा रहे थे तो इंडिया को रन करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इस एक्ट ने एम्पावर किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी ऑफ द 2 डोमिनियंस, मतलब कि दोनों डोमिनियन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा एक एक, एंड दे कैन फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशंस। वो अपने नेशंस के लिए, अपने कंट्री के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन सूटेबल हो वो अडॉप्ट कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था दोनों डोमिनियन का, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे उनका 2 काम है। पहला काम है उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कि दोनों नए कंट्रीज को रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या है? लेजिस्लेट करना, कानून बनाना। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था वो 1946 में हुआ था और कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी 1947 में। फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे इंडिया के केस में वो 1949 में लागू हुए थे। ठीक है,
और उसके बाद फुल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 1950 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 1949 2 साल का समय लगा इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। तो उस बीच में इंडिया को रन करने के लिए लेजिस्लेशन की जरूरत होती थी, कानून की जरूरत होती थी। तो कानून कौन बनाएगा? वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। इट अबॉलिश द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस है, इसको भी अबॉलिश कर दिया गया। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो में बताया था पिछले वीडियोस में कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है, ये एक इंपॉर्टेंट ऑफिस है जिसका क्रिएशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। ये इंपॉर्टेंट समझना कि लैप्स ऑफ पैरामाउंसी क्या होता है। पैरामाउंसी का मतलब होता है सुप्रीम पावर, सुप्रीम कंट्रोल। तो जब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो दो टाइप के उनके, मतलब क्या बोलना चाहिए, टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन था। एक तो था ब्रिटिश इंडिया, जिसपे डायरेक्ट रूल हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट ऐसे स्टेट्स थे जिनके साथ ब्रिटेन की ट्रीटी थी। तो वहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल नहीं था। जो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा होते थे, जो महाराजा होते थे, उन्होंने ट्रीटी साइन की थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो वहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल नहीं होता था। कहां? प्रिंसली स्टेट्स में और कुछ ट्राइबल एरियाज में। तो जब ब्रिटिशर्स वापस जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि हमारी जो पैरामाउंसी है, हमारी जो सुप्रीमेसी थी प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर जब ब्रिटिशर्स का रूल नहीं होगा तो फिर प्रिंसली स्टेट्स कहां जाएंगे? तो प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए उनको। पहला ऑप्शन ये दिया गया कि वो या तो डोमिनियन ऑफ इंडिया में ज्वाइन हो जाए, या फिर डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाए, या फिर वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, कि इंडिपेंडेंट कंट्री ही बन सकते हैं। तो ये एक एक्ट इसी नाम से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। ये जो पैरामाउंसी वाला जो बात थी, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थी। इसके लिए हमारे इंडियन लीडर्स ने काफी ज्यादा मेहनत किया और ये इंश्योर किया कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स जो इंडियन रीजन की विसिनिटी में थे, वो इंडिया के साथ आ जाए। ठीक है, इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू और कुछ और इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, इन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है, इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन एंड प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तो इस एक्ट ने ये प्रोवाइड किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अगर कंट्रीज रन करना चाहती है तो वो रन कर सकती है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, द गवर्नर जनरल वुड हैव द फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। अब वायसराय का तो पोस्ट खत्म हो गया था विद द एक्ट ऑफ 1947। तो उनके जगह पर दोनों डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल रहेंगे, और गवर्नर जनरल के पास ये पावर रहेगा कि वो कोई भी बिल जो पास होता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको वो असेंट दे सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है, इट डिजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट्स। मतलब कि इस एक्ट ने ये डिजिग्नेट किया कि जो गवर्नर जनरल है इंडिया के, जो सुप्रीम अथॉरिटी, जिनके पास सुप्रीम पावर है, और जो गवर्नर्स रहेंगे प्रोविंसेस में, वो नॉमिनल हेड्स रहेंगे। मतलब उनके पास कुछ रियल पावर नहीं रहेगा, उनको हमेशा फंक्शन करना है अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे एट द सेंट्रल लेवल एंड एट द प्रोविंशियल लेवल, उनके एडवाइस के लेवल पर, उनके एडवाइस के बेसिस पर वर्क करना है। किनको? गवर्नर जनरल को और गवर्नर्स को। ठीक है, तो इंडिया के जो गवर्नर जनरल बने, मतलब कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वायसरॉय भी है, और इंडिया के इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद जो पहले गवर्नर जनरल बने हैं वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और इन्हीं ने ही जवाहरलाल नेहरू को स्वर इन किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया। मतलब जो ब्रिटेन के जो एम्परर थे उनको बहुत सारी टाइटल दी गई थी। तो क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का इंडिया में भी रूल था, तो उनको, जो ब्रिटेन के किंग थे, उनको एम्परर ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। तो जब इस एक्ट से इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था, तो वो जो टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया ओवर दी ब्रिटिश किंग, उस टाइटल को हटा दिया गया। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में पढ़ा। काफ़ी इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने देखे और देखा कि कैसे इंडिया
जो है इंडिपेंडेंट होता है 1947 में। तो ये हमारा लास्ट एक्ट था इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से क्रिएट हुआ है। तो बहुत सारे एक्ट्स हमने पढ़े, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टिल द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले का जो वीडियोस है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आप देख सकते हैं। मैं एक पूरा फ्री कोर्स ला रहा हूँ ऑन इंडियन पॉलिटी, जिसमें आप इंडियन पॉलिटी के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी आपको पैसा नहीं देना है। और मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स, क्योंकि कोर्स तो बहुत सारे लॉन्च होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कंप्लीट कराने वाली बात आती है। तो मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आपको और ऐसे ही कंटेंट मेरे से पढ़ने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव एन ऑसम डे अहेड। थैंक यू सो मच।